हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और अपना जो वर्कशॉप है, इन तीनों के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो डिस्कस करेंगे। और आने वाले जो यूपी पुलिस की वैकेंसी होंगी उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों से बस मेरी एक ही गुजारिश है कि आप लोग जल्दी से आएंगे और वीडियो को देखेंगे और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका जो नाम है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग कई बार मुझसे पूछते रहते हो, तो ज्ञान रिसर्च सेंटर जो है वो टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे नाम हो जाता है, ठीक है। आप लोग जाइए और उससे फटाफट जाएंगे और जुड़ जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। ये है हमारा नाम ज्ञान रिसर्च सेंटर। और गाइज याद रखिएगा जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा 7889, ठीक है, 78 हो गया और हमारा यहाँ पर 89 हो गया और यहाँ पर देखिएगा कि 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि 30 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया 45 हो गया। तो गाइस ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेजिएगा। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। चलिए बात कर लेते हैं सर पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी % होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा तो वायुमंडल में पाई जाती है, आप सभी को पता है, आप सारे इंटेलिजेंट हो। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है हमारे पास नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन कितनी गाइस 78% जो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन पाई जाती है, आप लोगों को सभी को पता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है सर? नाइट्रोजन तो यहाँ पर हमें सभी को पता है सर 78% जो है यहाँ पर नाइट्रोजन पाई जाती है। मतलब कितनी है? ये है हमारे पास N2 है, ठीक है, ये क्या है N2 है, तो ये पाई जाती है 78%। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे कि उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, हमसे तो ऑक्सीजन पूछी है, तो ऑक्सीजन गाइस यहाँ पर देखिएगा कि लगभग 21% यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो होगी ऑप्शन नंबर बी 21%, समझ गए आप लोग। और जो 0.93% होगी वो ऑर्गन यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है, 0.3% क्या होगी? आर्गन गैस पाई जाएगी। तो याद रखिएगा वायुमंडल वैसे होता क्या है, तो देखिए वायुमंडल जो होता है वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक पतली परत है, उसी को वायुमंडल बोल देते हैं, ठीक है। इसमें सारी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, अच्छी गैस भी, बुरी गैस भी, हल्की गैस भी, भारी गैस भी, ठीक है, धूल के कण, जलवाष्प और जी सारा कुछ इसमें वायुमंडल में पाया जाता है, समझ गए। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। अब भी आपको बताना है कि आर्यभट्ट जो थे वो कौन थे। आपको बताना आर्यभट्ट यहाँ पे कौन थे। आर्यभट्ट एक चिकित्सक थे, आर्यभट्ट एक चित्रकार थे, आर्यभट्ट एक खगोलवेता थे, आर्यभट्ट एक वैज्ञानिक थे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो आर्यभट्ट थे वो एक खगोलवेता थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो आर्यभट्ट ने यहाँ पर 0 भी दिया था, ठीक है, तो आर्यभट्ट ने क्या था 0 भी दिया था, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे याद, ये खगोलवेता थे, आपको यहाँ पे याद रखना। और हमारे द्वारा जो पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था वो आर्यभट्ट ही उसका नाम था। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट ही उसका नाम हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं क्या होता है, ये आपको मुझे बताना है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, आप लोग इसका मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग मुझे आंसर करके बताएंगे क्या होगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग और इसका आंसर हम मुझे बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी यहाँ पर अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। तो तीसरे क्वेश्चन को सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ए वाला, सिर धुनता है, ठीक है। क्या होता है? क्या होता है? सिर धुनता है। तो इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। कैसे? देखिए आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए सिर धुनता है, मतलब खुद ही जिम्मेदार होता है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कुछ भी कर ले, अपने जो आप काम करोगे उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होगे। अगर आप आज मेहनत करोगे तो कल सफलता भी मिलेगी और अगर आज आप टाइम वेस्ट करोगे तो कल असफलता भी आप ही को मिलेगी। उसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या किसी और पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है। भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में भारत की सबसे ज्यादा रबर का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? केरल में,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए तमिलनाडु की बात करते हैं। तो देखिए तमिलनाडु में आप लोगों को याद रखना है कुडनकुलम हमारा परमाणु संयंत्र लगा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कुडनकुलम और कुडनकलाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, और केरल मैंने आपको बता दिया, सिलिकॉन वैली कर्नाटक में है। ठीक है, केरल में और क्या फेमस है, तो देखिए केरल की हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल ही है और सबसे कम बिहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, पांचवा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा है? दूसरी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बात करते हैं, देखिए प्रदेश की पहली राजकीय भाषा क्या है, तो पहली तो सभी को पता है गाइज, हिंदी हो जाती है। पहले कौन सी हो जाती है? हिंदी हो जाती है। लेकिन इसने हमसे पूछा है गाइज दूसरी राज्य भाषा क्या हो जाएगी। तो देखिए दूसरी की अगर मैं बात करूंगा तो दूसरी जो मेरी यहाँ पर राजकीय भाषा हो जाएगी, ठीक है, दूसरी जो मेरी यहाँ पर राजकीय भाषा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? उर्दू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उर्दू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, उर्दू हमारे यहाँ पर सेकंड राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की। और बात करते हैं सर यहाँ पर जो दूसरी राजकीय भाषा इसको कब शामिल किया गया था, तो 1989 में इसको क्या करा गया था? शामिल किया गया था कि 1989 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1989 याद रखिएगा। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है, ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको सभी को पता है जो ब्रिटेन की मुद्रा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का वो है क्या है यहाँ पर? पौंड। ठीक है, पौंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? पौंड है। अच्छा, डॉलर कहाँ की है? यूएसए की है। डॉलर कहाँ की है? यूएसए की हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे, सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? मतलब उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, वो कौन सा राज्य है? आपको मुझे ये बताना है। सातवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती राज्य है ना, वो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं अपन पूर्व से, तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली। और अगर देश की बात करते हैं तो नेपाल। तो उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, बिहार 7, झारखंड 8। तो 8 तो हो गए राज्य। केंद्र शासित प्रदेश हो गया 1 दिल्ली और देश हो गया 1, तो टोटल मिलाकर 10 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सीमावर्ती राज्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, तो पंजाब भी यहाँ पर नहीं हो जाएगा, तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो राजस्थान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला बताइए, रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? देखिए बात करते हैं तो रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है वो अधिकतम है, तो ब्रिटिश पाउंड जो है इसका अधिक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? भारत में कितने वर्ष के बाद जनगणना की जाती है? तो आपको सभी को पता है सर 10 साल बाद होती है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो 10 साल बाद यहाँ पर भारत में जनगणना होती है। लेकिन बात करते हैं सर जनगणना की, तो देखिए सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1882 में। उसके बाद जो थी लॉर्ड रिपन के काल में हो जाती है, और लॉर्ड रिपन के काल से ही जो जनगणना थी वो 10 के स्तर पर शुरू हो जाती है। ठीक है, और बात करते हैं अब की जो जनगणना है वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। कौन सी है? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना होगी, और ये कब होगी? 2021 में होगी, हर 10 साल बाद होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बताएंगे 10वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनिए। सुसज्जित कक्ष है ना, ये क्या है? सुसज्जित जो कक्ष है आपको बताना है, इसका अनेकार्थी शब्द जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे, अनेकार्थी शब्द क्या होगा? देखिए सुसज्जित कक्ष का मतलब होता है जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लगाई गई हों, उस सारी चीज़ें एकदम फिक्स जगह पर लगाई हुई हों, और वहाँ पर कि जहाँ जिस चीज़ की जगह है वो वहीं पर रखी गई हो, मतलब एकदम अच्छे से सजाया गया हो रूम, तो उसे बोलते थे कक्ष। क्या बोलते हैं उसको बोलते थे कक्ष बोल देते हैं। तो 10वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 11वां, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु जो है 25 साल है। कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 25 साल है। ठीक है,
25 साल भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र है। हालांकि यह लोकसभा सदस्य होने की स्थिति में 25 वर्ष तथा राज्यसभा के सदस्य होने की स्थिति में 30 वर्ष है। अगर प्रधानमंत्री बनने वाला सदस्य राज्यसभा से आता है तो उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, और अगर लोकसभा से आता है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए कितनी उम्र है? 30 साल की उम्र है इनके लिए। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे 12वां। बहुचर्चित पुस्तक सैटेनिक वर्सेज का लेखक कौन है ना? सैटेनिक वर्सेज का जो लेखक हैं वो कौन हो जाते हैं? एक बहुत चर्चित पुस्तक है सैटेनिक वर्सेज। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये सलमान रश्दी की पुस्तक है, सलमान रश्दी की पुस्तक यहाँ पर ये हो जाती है 12 का ए सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 13, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपको पता है पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला जो युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, ठीक है, और जो तीसरा वाला जो युद्ध था ये 1761 में हुआ था। तीसरा वाला कब हुआ था? तीसरा जो पानीपत का युद्ध था ये कब हुआ था? तो 17 और 61, ठीक है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि सर किन किन के बीच में हुआ था? तो देखिए, अफगान शासक जो था अहमद शाह अब्दाली था, और दूसरी तरफ से लड़ रहा था वो मराठा। कौन थे? मराठा। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में जो यहाँ पर युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? लेकिन 1761 में हुआ था। पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला बताएंगे 14, रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी द्रव गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? देखिए, आप सभी को पता है जो रेफ्रिजरेटर होता है, द्रव गैस का जो प्रयोग होता है उसमें अमोनिया का हम यूज़ करते हैं। किसका? अमोनिया का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 15वां बताएंगे। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो देखिए, इसमें आपको पता है अर्जुन आ रहा है, और जहाँ पर अर्जुन आ जाए वहाँ पर श्री कृष्ण तो साथ चलते ही हैं। तो गाइस ये कृष्ण नदी पर बना हुआ है, और कृष्ण नदी पर एक बांध और बना हुआ है जिसको बोलते हैं अलमाटी बांध। कौन सा है? अलमाटी बांध। ठीक है, तो कृष्ण नदी पर 2 बांध आपको याद रखने हैं। पहला एक है नागार्जुन बांध, ठीक, और दूसरा है कृष्णा बांध, सॉरी अलमाटी बांध। तो दोनों याद रखिएगा। अर्जुन के साथ जहाँ अर्जुन है वहाँ पर कृष्ण जी तो होंगे ही, है ना? हाँ, समझ गए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया सी, कृष्ण नदी। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के नालगोंडा और गुंटूर जिलों में ये स्थित है। अगला बताएंगे 16वें वार्षिक स्टार स्क्रीन पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान विद्या बालन को निम्न में से किस फिल्म के लिए मिला है? जल्दी बताएंगे। 16वें क्वेश्चन का सही आंसर पा। कौन सी फिल्म के लिए मिला है? पा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17वां बताएंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है, आप सभी को पता है, विटामिन बी को हम थायमिन कहते हैं, और विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारा रतुंधी रोग है किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, हमें रात में दिखना कम हो जाता है। ठीक, चलिए अगला बताएंगे। कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? मतलब सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? सर्वदाता। तो सर्वदाता बात करते हैं भाई, ओ नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है। और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दो और इसके ऊपर क्या लगा दो? यहाँ पर नेगेटिव लगा दो, तो ये नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? जो मेरा ओ नेगेटिव होता है ये सर्वदाता होता है, और ए बी पॉजिटिव जो होता है सर्वग्राही होता है। ठीक है, 19 बताएंगे। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। बताएंगे, अगर पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती। 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल भूमध्य रेखा पर। ना तो कर्क रेखा पर आती, ना ही मकर रेखा पर। इसका मतलब ये है कि उत्तर भारत में केवल हमेशा ठंड रहती है ना, हमेशा क्या रहती? ठंड, क्योंकि भूमध्य रेखा पर ही हमेशा गर्मी रहती, और भूमध्य रेखा के बाद हमेशा बस ठंडी होती चली जाती। जैसे हमारे उत्तर भारत में इस समय उत्तर प्रदेश में गर्मियाँ पड़ रही हैं, ये कभी नहीं आती अगर झुकी हुई ना होती तो। ठीक है, अगला बताएंगे। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो किस धर्म के हैं? तो श्वेतांबर और दिगंबर आप सभी को पता है जैन धर्म के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो आपको सभी को पता है, देखिए शनि एक ग्रह है, लेकिन सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। आपको यहाँ पे यह बात याद रखनी है। चलिए अगला बताएंगे। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो आप सभी को पता है जो भारत में नेपोलियन होता है
है ना, भारत नेपोलियन, उसे समुद्रगुप्त को माना जाता है। क्यों माना जाता है? समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित कर दिया था, उत्तर भारत के 9 राजाओं को पराजित कर दिया था, है ना, इसलिए इनको समुद्रगुप्त कहा जाता है। मतलब, और ये वीणा वादक भी इनको कहा जाता था, ये वीणा बहुत बजाते थे। इनको संगीत को बहुत प्रेमी था, इनको संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार था, इनको लगाव था, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला बताएंगे, 50 रुपये के नोट के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये के नोट के सिक्के पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो याद रखिएगा, 1 रुपये के नोट के अतिरिक्त सभी भारतीय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो 50 रुपये के नोट पर किसके? गवर्नर, यहाँ पर RBI रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होगा उसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, चलिए, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो किंग है वो किसे कहा जाता है? आंसर बताएंगे आप लोग। माइक्रोसॉफ्ट का किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिल गेट्स को कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो गाइज ये मेरे पास देखिए 24 यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मेरे यहाँ पर हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस 24 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार गाइज प्लीज़ यार वीडियो को ना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ज़रूर यार दोस्तों को शेयर करना और अपने ही चैनल समझकर इसे सब्सक्राइब कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। अब क्लास में डेली लेके आऊँगा, मैं कभी कभी क्लास लेके आता था, ये मेरी समस्या थी, लेकिन मैं अब इसको क्लास को डेली लेके आया करूँगा। बस आप लोगों से आज की वीडियो में बस इतना ही कहना था। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।